नमस्कार साथियों, आपका एक बार फिर से कॉन्सेप्ट क्लियर ऑफ सीडीपी क्लास में स्वागत है। इससे पहले हमने 2 टॉपिक कवर किए थे। कल के लेक्चर में हमने मनोविज्ञान का शिक्षा में योगदान से संबंधित 5 पॉइंट क्लियर किए थे। उसके आगे आज हम पढ़ेंगे कि पाठ्य सहगामी क्रियाओं पर बल। मनोविज्ञान ने शिक्षा में जो भी योगदान दिया है उसने पाठ्य सहगामी क्रियाओं पर बल दिया है। दोस्तों, जो पहले की शिक्षा थी उसमें केवल मानसिक विकास पर बल दिया जाता था कि बच्चे का केवल मानसिक विकास करना है। लेकिन जब मनोविज्ञान का योगदान शिक्षा में आया, मनोविज्ञान ने अपने पैर शिक्षा में पसारे, तो उसने कहा कि नहीं, मानसिक विकास के साथ साथ बच्चे का शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक विकास भी होना चाहिए। उसमें खेल भी कराए जाएँ, कंपटीशन भी कराए जाएँ, जिससे बच्चे का फुल डेवलपमेंट हो, सीखने की प्रक्रिया में उन्नति। मनोविज्ञान ने सीखने की प्रक्रिया में खोज करके कई नियम बनाए। उन्होंने कहा कि हर बालक की सीखने की क्षमता अलग अलग होती है। उन्होंने कहा कि यदि कोई बच्चा 5G की स्पीड में सीखता है और कोई बच्चा 2G की स्पीड में, तो 2G वाले बच्चे को डांटो मत, उसके लिए अलग तरीके से प्रयास कीजिए कि वो भी बच्चा अच्छे से चीज़ों को सीख सके। अगले पॉइंट की बात करते हैं, शिक्षण विधियों में सुधार। पहले के ज़माने में केवल रटंत प्रणाली पर ही शिक्षा आधारित थी। वन वे कम्युनिकेशन, यानी कि शिक्षक बैठ जाता था और वो जो पढ़ाता था वही बच्चे पढ़ते थे। बच्चे क्वेश्चन नहीं पूछते थे, तो टीचिंग वन वे थी। टीचर बोलता था और बच्चे केवल सुनते थे। लेकिन मनोविज्ञान ने कहा कि वन वे टीचिंग या वन वे कम्युनिकेशन का कोई मतलब नहीं है। उससे बच्चा सीख नहीं पाता है। उससे बच्चे के जो दिमाग में जो प्रश्न उठते हैं उनको बच्चा टीचर के सामने बोल नहीं पाता है। तो उन्होंने कहा कि लर्निंग बाय डूइंग पर फोकस किया। 2 वे कम्युनिकेशन शिक्षा में लाए। पहले जो शिक्षा शिक्षक केंद्रित थी वो बाद में बाल केंद्रित शिक्षा बनी, और आज के ज़माने में बालक को केंद्र में रखकर ही शिक्षा दी जानी चाहिए, जिससे बालक का संपूर्ण विकास हो सके। अगला पॉइंट है अनुशासन की नई विधियां। अनुशासन की नई विधियों की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि पहले के ज़माने में अनुशासन केवल छड़ी थी। छड़ी के दम पर ही टीचर अनुशासन बनाते थे विद्यालय में, और सभी बच्चों को डरा कर रखते थे। या यूँ कहा जाए कि सभी बच्चे छड़ी के डर से डरते थे। डरता तो सर्कस का शेर भी है। यदि हाथ में छड़ी हो तो शेर भी उस टाइम पे शेर नहीं रहता, वो उसी तरह से बिहेव करता है जिस तरह से छड़ी को घुमाया जाता है। तो इसी तरह से अनुशासन केवल छड़ी तक ही सीमित था। लेकिन मनोविज्ञान ने कहा कि अनुशासन केवल छड़ी से नहीं दिया जा सकता है। प्रेम, स्नेह द्वारा भी अनुशासन को बदला जा सकता है। और मनोविज्ञान ने प्रेम, प्रशंसा, अनुशासन को, या प्रेम, प्रशंसा, सहानुभूति को अनुशासन के कहीं अच्छे आधार बताए हैं। प्रेम, प्रशंसा, सहानुभूति को अनुशासन के कहीं अच्छे आधार बताए हैं। पहले एक गलती करता था बालक और उसके पीठ पे नीला निशान बन जाता था टीचर की छड़ी से। तो मनोविज्ञान ने मुन्ना भाई वाले जादू की झप्पी पर भरोसा जताया। मनोविज्ञान ने प्रेम, प्रशंसा, सहानुभूति को अनुशासन के कहीं अच्छे आधार बताए हैं। मूल्यांकन की नई विधियाँ। मूल्यांकन की नई विधियाँ। पहले क्या होता था कि पहले लिखित परीक्षा और मौखिक परीक्षा ही मूल्यांकन के आधार थे। केवल मूल्यांकन का आधार होता था लिखित और मौखिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए। लेकिन जैसे ही मनोविज्ञान आया, मनोविज्ञान ने कहा कि लिखित और मौखिक परीक्षा के आधार पर हम अनुमान नहीं लगा सकते कि बच्चा कैसा है। उसके लिए सतत और व्यापक मूल्यांकन की आवश्यकता होती है।
आज के ज़माने में आपने देखा होगा कि केवल लिखित और मौखिक परीक्षा के आधार पर बच्चे के मार्क्स नहीं मिलते हैं। बच्चे का डिसिप्लिन कैसा है, बच्चों का एक दूसरे के साथ संबंध कैसा है, बच्चा क्लासरूम में कैसे बिहेव करता है, यानी होल इवोल्यूशन, वही आधार है आजकल मूल्यांकन का। और मूल्यांकन की नई नई विधियाँ मनोविज्ञान ने खोज निकाली हैं कि केवल लिखित और मौखिक परीक्षा के आधार पर ही बच्चे का मूल्यांकन न किया जाए। अगला बिंदु है शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति। शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति से मतलब क्या है कि यदि हम कोई शिक्षा ले रहे हैं और यदि उसका उद्देश्य पूरा नहीं हुआ तो फिर वो शिक्षा हमारे किसी काम की नहीं है। जैसे हम नीट का एग्ज़ाम दे रहे हैं या हम लोग टेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं और सीडीपी हम पढ़ा रहे हैं, जैसे मैं सीडीपी पढ़ा रहा हूँ, और यदि सीडीपी मैंने पढ़ाई और आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ तो इस शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो पाई, क्योंकि उद्देश्य क्या था, आपको क्वालिफाई कराना, सीडीपी में आपके अच्छे मार्क्स दिलवाना, लेकिन वो उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो पाई। तो मनोविज्ञान ने कहा कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे उद्देश्य की प्राप्ति हो। शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति यानी कि जिस लिए शिक्षा दी जा रही है उसका लक्ष्य पूरा हुआ या लक्ष्य पूरा नहीं हुआ। आजकल विद्यालयों में निपुण लक्ष्य है कि कक्षा 1 का बच्चा इतना सीखेगा, कक्षा 2 का बच्चा इतना और कक्षा 3 का बच्चा इतना। यदि उस लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हुई तो पढ़ाना व्यर्थ है, क्योंकि उस शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति नहीं कर पाया टीचर। तो शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति करने के लिए नए नए मेथड्स का यूज़ हमें करना पड़ेगा, नई नई विधियों को प्रयोग में लाना पड़ेगा, तभी शिक्षा के उद्देश्य की पूर्ति हो जाएगी। जैसे यदि कोई जिम जाता है और 1 महीने बाद वो शीशे में देखता है कि सिक्स पैक ना आके उसका पेट जहाँ का तहाँ निकला हुआ है, तो क्या उसके उद्देश्य की प्राप्ति हुई? उसके उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हुई। उसके उद्देश्य की प्राप्ति तब होती जब उसका पेट थोड़ा बहुत अंदर गया होता, तब उसे लगता कि जिस उद्देश्य के लिए मैंने जिम को ज्वाइन किया है उस उद्देश्य को मैंने पूरा कर लिया है। नए ज्ञान का आधार पूर्व ज्ञान, यानी कि पूर्व ज्ञान के आधार पर ही आप उसे नवीन ज्ञान दे सकते हैं। पहले आपको चीज़ें पता नहीं होंगी, आपको नया ज्ञान सिखाया जाए या नई चीज़ सिखाई जाए तो आपको काफ़ी सारी कठिनाई हो सकती है। जैसे यदि आपने पहले साइकिल नहीं सीखी और आपको सीधा मोटरसाइकिल पकड़ा दी जाए तो क्या होगा? आप सीख पाएंगे? नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि उसके लिए पहले आपको साइकिल सीखनी पड़ेगी, उसके बाद आप मोटरसाइकिल सीखेंगे, क्योंकि आपको पहले पूर्व ज्ञान जो आपने सीखा है, फिर नवीन ज्ञान जो आप सीखेंगे। तो यही मनोविज्ञान ने कहा है कि नए ज्ञान का आधार पूर्व ज्ञान होना चाहिए। यदि आप वर्ण नहीं पहचानेंगे तो आप शब्द नहीं बना पाएंगे। तो सबसे पहले वर्णों को पहचानना है, उसके बाद शब्द बनाने हैं। पहले हमें पूर्व ज्ञान को आधार बनाना है, उसके बाद ही हम नवीन ज्ञान उसको दे सकते हैं। तो आज हमने इतने सारे बिंदुओं पर बात की। पाठ्य सहगामी क्रियाओं पर बल, सीखने की प्रक्रिया में उन्नति, शिक्षण विधियों में सुधार, अनुशासन की नई विधियाँ, मूल्यांकन की नई विधियाँ, शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति, नए ज्ञान का आधार पूर्व ज्ञान। आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।